मूवी लेजेंड ऑफ मोला जेट को घोल के पीने के बाद शुरू करते हैं आज की वीडियो। Hey everyone, what's up? It's me Nabil Shah, and if you're watching me for the first time, don't forget to hit the subscribe button and make sure that you hit the bell icon that you will never miss new videos. तो मैं फाइनली लेके आ गया हूँ The Legend of Mola Jet का स्पॉइलरी रिव्यू। तो जिन्होंने मूवी नहीं देखी है अभी या स्पॉइल नहीं होना चाहते हैं वो प्लीज स्पॉइलर फ्री रिव्यू देख लें जो कि चैनल पे पोस्ट हो चुका हुआ है। यहाँ कहीं आइकन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपने मूवी देख ली है या स्पॉइल होना ही चाहते हैं तो शुरू करते हैं स्पॉइलरी रिव्यू। फुल ऑन मेहनत कर ली है भाई ने, पूरी स्क्रिप्ट चार्ट के लिख ली है 2 बार मूवी देखने के बाद। अच्छा, स्पॉइलर फ्री रिव्यू में हमने थोड़ी सी लिबर्टी दी थी। अब हम बुराइयां भी ढूंढ के पकड़ने वाले हैं, पकड़ने वाले हैं और जो मूवी के अंदर प्लॉट होल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और मूवी के अच्छे एस्पेक्ट्स पे तो बात करेंगे ही करेंगे और मूवी की स्टोरी को भी डिटेल में एनालाइज करेंगे। पहले स्टोरी सुनाते हैं मूवी शुरू कहां से होती है। मूवी शुरू होती है कोट मिठल के महल से, जहां पे सरदार जट और उनकी वाइफ रहती है अपने छोटे मोला के साथ। वहां जग्गूनाथ करता है हमला और मोले को बचाने के चक्कर में सरदार जट और उनकी बेगम अपने ऊपर तलवारें खा लेते हैं और मर जाते हैं। लेकिन इस चक्कर में वो मोले को बचा लेते हैं। सरदार जट की कैवलरी में से कोई एक बंदा, मे बी सरदार जट का कोई दोस्त होगा, मोले को ले जाता है मौलवी साहब की दरगाह पे। वहाँ पे मोला अपने ट्रोमा से गुजर रहा है। एक दिन वहाँ पे एक औरत आती है दानी, जो वहाँ के मौलवी साहब होते हैं वो मोले को दानी को दे देते हैं कि जा इसको ले जाओ, अपने मूदे की तरह इसको पाल। तो वो दानी मोले को अपने घर ले जाती है और वहाँ पे अपने मूदे के साथ पालना शुरू करती है। मूदा और मोला बड़े होने लग जाते हैं। स्कूल का एक सीन आता है, मूदा मोले के मुंह पे मूछे मूछे बना देता है और फिर सामने से एक बच्ची मुड़ के देखती है जो कि है माखो चटनी, और उसी टाइम माखो को मोला अच्छा लगने लग जाता है। मोला गुस्से में भागता है मूदे के पीछे क्योंकि उसने उसके मुंह पे मूछे मूछे बना दी थी। भागते भागते ऐसे ही वो निकल जाते हैं। फिर एंड में मोला हार जाता है, मोला कहता है छड़ो, लेकिन फिर मूदा उसको लेके जाता है तो गोगे के अखाड़े पे। वहां पे मूदे की बहस हो जाती है एक पहलवान से और मूदा उसको कहता है कि तेनू एक शेर सुनावा। अच्छा, मूदे को ना बचपन से शेर सुनाने का बहुत शौक है, लेकिन वो पहलवान गुस्से में आके मूदे को उठा के पटक देता है और मोले को आ जाता है गुस्सा क्योंकि उसका मुंह बोला भाई है या अडॉप्टेड ब्रदर है। तो मोला भाई चढ़ बैठता है उस पहलवान के ऊपर और बड़ा मारता है। उस टाइम गोगी बोलता है विदाउट ट्रेनिंग ये इतना कड़वा है, तो जब ये दरख्त बन जाएगा तो इसका फल कितना कड़वा होगा। और फिर टाइम जब आता है 25 साल का, तो एक लड़की डांस कर रही होती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ बातें कर रही होती है। वहां पे आ जाता है माखा नथ जो कि खानदानी डाकू लोग। उसका बॉयफ्रेंड माफी मांगता है और अपनी गर्लफ्रेंड को भगा देता है, लेकिन माखा उस लड़की के पीछे भागता है, उसके गांव तक जाता है और उसको बोलता है हमारे गांव में रहने वाले लोग इतने डरपोक है कि मैं अगर इनके सामने तुमने उठा के ले जाऊं ये लोग नहीं रोकेंगे। इसी टाइम उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है वहां लड़ाई वड़ाई शुरू हो जाती है, उसको मारने लगता है। तो उस बॉयफ्रेंड का बाप आ जाता है, उसको बोलता है कि भाई माफ कर दे मेरे बेटे को, जान बख्श दो इसकी। लेकिन माखा उसको मार के उसकी गर्लफ्रेंड को उठा के ले जाता है। मोला बड़ा हो चुका हुआ है, मोला अखाड़ों में लड़ने लग गया है। मूदा उसके लिए कलेक्शन करता है और गोगी का अखाड़ा है, वो गोगी वो सर्कस चला रहा है। अच्छा, अभी मोले ने अब लड़ाइयां वड़ाइयां शुरू कर दी, लेकिन मीनवाइल मोला अपने पास्ट ट्रॉमा से भी गुजर रहा है क्योंकि उसको नहीं याद आ रहा है कि उसके माँ बाप कौन है और उनके साथ क्या हुआ था। तो वहां पे एंट्री होती है माखो चटनी की, वो भी बड़ी हो गई हुई है। वहां पे एक वो डायलॉग मारती है कि मोले ने कदी हरना नहीं, माखो ने ओदा बाल जम्मे बिना मरना नहीं। लाइनें अच्छी हैं और माखो चटनी उसको रिझाने के चक्करों में लगी रहती है, लेकिन मोला नहीं सुनता है। वो ट्रॉमा में ही अपनी जिंदगी गुजार रहा है, बेवड़ा शेवड़ा हो गया, दारू शारू पीने लग गया है। फिर जीतने के बाद मोला और मूदा ने ढाबे पे बैठे खाना वाना खा रहे होते हैं, दारू वारू पी रहे होते हैं। वहां पे जग्गू को आ जाता है अपने बदमाश लेके उस ढाबे के मालिक से भत्ता लेने। मोले को आ जाता है गुस्सा, लेकिन मूदा उसे कंट्रोल करके ले जाता है। बाहर जाके मूदा उसे समझाता है कि ये नस्लें खत्म करने वाले डाकू हैं, इनके साथ पंगा ले लोगे तो नस्लें खत्म कर देते, तो इससे अच्छा है छोड़ दे। मोला वहां से चला जाता है, दारू वारू पी के ऐसे किसी के दरवाजे पे लेट जाता है, पुनः उधर बेहोश हो जाता है। बेहोश होता है तो उसको फिर से अपने बचपन का ट्रॉमा दिखता है कि भाई उसका बचपन में क्या हुआ है। तो वो उठ के दूसरी साइड लेके लेट जाता है, तो फौरन ही सामने से ना माखो भागती हुई आके उसके सामने गिर जाती है। पहले तो मैंने सोचा कि क्या हुआ भाई, वाकई बूढ़े पड़े हुए, लेकिन वो सारा माखो का प्लान था कि मोला उसको बचाएगा और दोनों का लवी डवी सीन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि मोला फुल नशे में पड़ा होता है, नशे में होने की एक्टिंग कर रहा होता है, सब कुछ सुन रहा होता है। लाइन बड़ी अच्छी मारती है कि मोलिया उठ जा, मेनू बचा ला ते 10 इन्हां नू कि मैं तेरी पक्की पक्की मशूक है। ये अच्छा डायलॉग था। फिर वो माखो के साथ जो बंदे होते हैं वो माखो के साथ बदतमीजी करते हैं कि भाई तूने बोला था पैसे वैसे देगी, अब तू पैसे दे नहीं तो हम तुझे सच में उठा के ले जाएंगे। तो माखो उनको बताती है कि मैं वैसे ही बहुत तेज हूँ, मेरे से पंगा लोगे तो मैं जड़वड़ दूंगी। पीछे मुड़ती है तो मोला उठा होता है, मोले से बात करती है, लेकिन मोला नशे में फिर गिर जाता है। सुबह उठ के मोला घर आता है अपनी माँ के पास, माँ उसको खाना वाना खिलाती है, बातें होती है, फैमिली टाइम होता है। फिर मोला पूछता है कि माँ तुम क्यों नहीं दस दी कि मेरे माँ प्यो ने की
हो जाती है। तो वो उठ के चली जाती है कि मैं कदे नहीं दसना। तो मोला भी चला जाता है बाहर। मुदा अपनी अम्मी को बोलता है कि कितनी देर तक हम मोले से ये सच्चाई छुपाएंगे। तो दानी बोलती है कि मैं इससे सच्चाई इसलिए छुपा रही हूँ कि ये नत्थों के मौत के अखाड़े में न चला जाए बदला लेने। वहीं से सीन शुरू होता है जीवा नथ पे, जो के सब नथ पंच बैठे हुए बातें कर रहे हैं कि नई पगड़ी किसको देंगे। और उनके हैं दो बेटे, एक है नूरी नथ, एक है माखा नथ और एक है बेटी दारो नथनी। नूरी नथ है जेल में, माखा जो है वो बड़े खरदमाक्स है। सरपंचों की पंच हो रही है जिसमें बैठ के वो डिसाइड कर रहे हैं कि अगला लीडर कौन होगा। तो सब बोलते हैं कि मेन लीडर तो नूरी बनेगा क्योंकि नूरी में वो बात है नथों का लीडर बनने की। लेकिन वो बोलते हैं कि नूरी तो है इस टाइम में जेल में और माखा और नूरी की बनती नहीं है, माखे को हम बना नहीं सकते। जितनी देर तक इन भाइयों का मसला सॉल्व नहीं हो जाता उतनी देर में चौधरी फैजल के बेटे सरंग को हम सरपंच बना देते हैं। तो पीछे से दारा आती है, आके बात करती है और बातों बातों में ना सरंग की गर्दन उड़ा देती है ब्रूटली। तो बोलती है कि नथों का लीडर तो सिर्फ एक ही बन सकता है, नूरी। तो सीन कट होता है जेल में जहाँ पे लड़ाई हो रही है और वो लोग नूरी को ढूंढ रहे हैं। नूरी बैठा होता है और बोलता है नमः सोनिया, इन्हें नहीं पता नूरी कौन है। वहाँ जेल में अच्छी खासी लड़ाई होती है। नूरी वहाँ बताता है कि मैं अपनी मर्जी से जेल में रहता हूँ ताकि मुझे फाइट वाइट मिले, रोज अच्छा खासा मुझे ना एंटरटेनमेंट चाहिए फाइट के तरीके में, बोर हो जाता हूँ घर में रह के। सीन कट होता है, शहर में फिर से मेला लगा हुआ है। वहाँ पे गोगी के अखाड़े में दूसरे शहरों से लोग आए हैं मोले को मारने के लिए। बाहर अवाम चीख रही है मोला आ जाए, मोला आ जाए, लड़ाई शुरू हो। लेकिन मोला अपने रूम में टल्ली हुआ पड़ा है। मोले के कमरे में एक बंदा आता है जो कि हमें पता चलता है कि ये वही बंदा है जो मोले को बचा के बचपन में मौलवी साहब की दरगाह पे या मौलवी साहब के मजार पे लेके गया था। मोला उसे पूछता है कौन हो तुम, मैं देख रहा हूँ तुम काफी दिनों से मेरा पीछा कर रहे हो। वो बोलता है मैं हमारा अजीज नहीं हूँ लेकिन अजीज से कम भी नहीं हूँ। मोला बोलता है ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तो बोलते तुम्हारे हर सवाल का जवाब है मेरे पास, अगर तुम वो जवाब सुनना चाह रहे हो तो कल सुबह कोट मिठल के उजड़े हुए महल में आ जाना। मोला नशे में और अपने पास ट्रोमा में लड़ाई करने जाता है और वहां पे उसकी कुटाई शुरू, अच्छी खासी मार खाता है। मुदा उसका भाई उसको बचाने के लिए मौत के कुएं में छलांग लगा देता है और लोगों की मार वार खाता है और एंड में मोले को बचा लेता है। फिर सीन कट होता है माखे के ऊपर जो खड़ा है अपने महल की खिड़की में, जो कि बहुत अच्छा सीन था। वो नशे वशे कर रहा है, उसने लड़की किडनैप की हुई है, उसके साथ बैठा है, उसको भी नशे वशे करा रहा होता है। तभी दो गुंडे आते हैं जिनको वो हायर कर रहे हैं नूरी को मारने के लिए। कट टू सीन जाता है जेल में। जेल में नूरी कैद खाने में डाला हुआ है। वहाँ पे जो जेलर है वो आके बोलता है कि तुमसे कोई मिलने आया है। नूरी बोलता है मुझसे तो दो ही बंदे मिलने आते हैं, या तो मरने आते हैं या मुझे मारने आते हैं। वो उसको बोलता है कि तू किस तरह का बंदा है, मार काट के अलावा तुम्हें कुछ आता ही नहीं। वो अपनी बैक स्टोरी बताता है कि मैं पहले ऐसा नहीं था, मुझे खिलौनों से खेलने का शौक था। मेरी माँ ने मुझे एक बहन ला के दी खेलने के लिए, लेकिन मेरा बाप जहलियत में उसको जिंदा दफनाने के लिए उसने किसी को दे दिया। मैंने जिंदगी में पहला कत्ल उस बंदे का किया जो मेरी बहन को जिंदा दफना रहा था। उस दिन से मुझे पता चला जिंदा रहने के लिए या तो मार दो या मर जाओ। उसको मिलने उसकी बहन ही आई है। वो बताती है कि हमारे परिवार में ना गेम ऑफ थ्रोन शुरू हो गया, लीडर बनने के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। दारो नथनी चली जाती है। अगले दिन मौला पड़ा हुआ आराम कर रहा है और माखो उसको खाना वाना खिलाती है, थोड़ी सी रोमांटिक बातें होती है। फिर मौला माखो को बाय बोल के चला जाता है कोट मिठल के उजड़े हुए महल में। वहां पे जाके उसको फील होता है कि वो वहां रह चुका है, उसको डेजा वू हो रहा होता है, अपनी मेमोरीज याद आ रही होती है। वो अंकल आके भी उसको क्लोजर देते हैं कि भाई ये हुआ, ये तुम्हारे अब्बू का गंडासा है, अगर तुमने ये ले लिया और इसको कस लिया और अपने दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया तो आहिस्ता आहिस्ता सारे दुश्मन तुम्हारे सामने आ जाएंगे। मोला वहां से वो गंडासा लेके जाता है तो पीछे वो जो दो बंदे नूरी को मारने के लिए माखे ने हायर किए थे वो नूरी को मारने के लिए जेल में आ जाते हैं। नूरी उनको मारता पीटता है, उनके मर्डर करता है और कहता है मैं मर्द मांगता हूँ जो मेरे साथ लड़ाई करे, जो मुझे मारे, मैं चाहता हूँ मेरा मुकाबला हो, मैं शेर मांगता हूँ, तुम मुझे लुमड़ियां देते रहते हो मारने के लिए। अगले दिन मौला फिर उसी ढाबे पे बैठा होता है और जग्गू ना वहां से ना भत्ता लेने आता है। तो वो जो गरीब मालिक होता है उस ढाबे का वो उसको भत्ता वत्ता देता है, लेकिन वो बोलता है कि अब मुझे भत्ता नहीं चाहिए, मुझे तेरी बेटी चाहिए। वो उसको पैसे वैसे देता है कि भाई ये पैसे ले लो, लेकिन वो नहीं मानते। तो वहां लड़ाई वड़ाई शुरू हो जाती है, सब लोग भाग जाते हैं। जग्गू नथ और बाकी उसके पार्टनर उनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं और उस लड़की को हरास करना शुरू कर देते हैं। तभी वहां पे मौला आ जाता है। मौला कहता है छोड़ दो इस लड़की को, ये पैसे वैसे मेरे से ले जाओ। तो जग्गू बोलता है एक शर्त पे हम इसको छोड़ेंगे, अगर तुम इससे अच्छी बहन अपनी लाके हमें दे दो। उसी टाइम पे मूदा आ जाता है उसको बचाने के लिए और मोले को लेके जाने लग पड़ता है, लेकिन मोले की आंखों में खून उतर आया, अब मोला नहीं रुकने वाला है। ऐसे ही मूदा ढाबे से बाहर जाता है, मोला दरवाजा लगाता है, कुंडी लगाता है और अपने गंडासे की चूड़ी कस लेता है। फिर एक्शन शुरू हो जाता है। अच्छा ब्रूटल
वायलेंस था वहाँ पे। सबको मारने के बाद एक जग्गू रह जाता है और जग्गू को छोड़ दिया जाता है। वहाँ पे आता है फुल फ्लेजेड रोल क्रेडिट लेजेंड ऑफ मौला जट। इंटरवल हो जाता है, मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पे जग्गू जा चुका है चौधरी साहब के पास। वहाँ पे वो जो बंदे मारे उनको लेके जाता है, बताता है कि कैसे एक बंदा है मौला जिसने मेरे सब इन बंदों को मार दिया है। वहाँ माखा बोलता है कि अब बताओ कहाँ गई नूरी की दहशत के नूरी के नाम से नथों से कोई पंगा नहीं लेता है। माखा उस टाइम वहाँ सबको बोलता है कि मैं जा रहा हूँ उस गाँव में और उस लड़के की लाश लेके आऊंगा जिसने ऐसे हमारे बंदों को मारा, उनकी पूरी नस्ल के लोगों को मार के आ जाऊंगा ताकि कोई और दुश्मनी पैदा ना हो। और माखा वहाँ से कुछ अपने नथों को लेके चला जाता है मौले से लड़ने। वहाँ मौले के घर में मौले की माँ बोल रही है मैं इस दिन के लिए तुझे इस गाँव में लेके आई थी कि तू पूरे गाँव के लिए एक अजाब बन जाए, तेरी वजह से नथों का पूरा ग्रुप आएगा हम लोगों को लूटने के लिए। मौला बोलता है कि अम्मी आप सब कुछ सही बोल रहे हैं लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ बहस होती है और मौला वहाँ से बाहर चल जाता है। उसी के पीछे मूदा भी अपने भाई के साथ उसका साथ देने के लिए बाहर चला जाता है। उधर से आ जाता है माखा अपने नथों को लेके, तो माखे को अच्छी खासी कुट पड़ती है। के बाद मौला माखा को गधे पे बिठा के भेज देता है वापस नथों के पास। बड़ा मजेदार सा डायलॉग मारता है कि जाके बता दो नथों को कि कोट मिठल के वीरान महल में से 2 कब्रों का हिसाब बाहर आ गया। कट टू सीन जाता है माखे के ऊपर। माखा अपनी उसी विंडो पे बैठा हुआ है अपने महल की। जीवानंद बोलता है कि मेरा बेटा पागल हो गया। दारू ना आके छुरी वुरी निकाल लेती है, उसके सीने पे लगाती है और बोलती है कि पागल का इलाज होता है, बुज़दिल का इलाज नहीं होता। दोनों एक दूसरे का सर जोड़ते हैं। अच्छी एक्टिंग का मुजाहिरा करने के बाद माखा उस खिड़की से कूद जाता है और सुसाइड कर लेता है। अच्छे तरीके से शूट किया गया था वो सीन। उसके बाद दिखाया जाता है मौला और माखो एक जगह पे बैठे अच्छा सा रोमांटिक सा सीन कर रहे हैं। वो तो लिटरली मैंने कहा भाई अब क्लीशे मूवमेंट आ गया, अब गाना आएगा ही आएगा, बट नहीं गाना नहीं आता। उसकी जगह एक बहुत मजेदार सा सेगमेंट आता है जिसमें मौला पहले बोलता है कि अब जिस जगह पे मैं जाने वाला हूँ तो मैं शायद इन तारों से भी दूर चला जाऊँ। माखो बोलती है कि तुम अगर इन तारों से भी आगे चल जाओगे ना तो माखो तुम्हारे पीछे पीछे वहां तक आ जाएगी। और वहां पे माखो ना गुनगुनाना शुरू करती है। लाइनें बड़ी अच्छी है वो, चांद पीछे छुपी हुई रात ले जानी, इस दुनिया च अपनी कहानी रह जानी। यही फिर गुनगुनाने लग पड़ता है मौला। नीचे मूदा लेटा हुआ भी ये गाना गुनगुनाता है। उसके बाद सीन कट होता है, इवन नथ भी यही गाना गुनगुना रहा है। दारो नहा रही है, वो भी नहाते हुए यही गाना दोहरा रही है। नूरी जेल से रिहा हो रहा है और वहां पे भी सब कैदी वही गाना गा रहे हैं। बहुत मजेदार का ये एक सेगमेंट था। उसके बाद नूरी की हो जाती है रिहाई, उसके अबू उसकी बहन बताते हैं कि ये सब कुछ हो गया है। सीन कट होता है कि पूरे गांव वाले मौले को बोल रहे हैं माफी मांग ले जाके नथों से, तुम पूरे गांव को बर्बाद कर दोगे। मौला वहाँ स्पीच वगैरह देता है, ऐसे दबते रहोगे तो सारी जिंदगी दबते रहोगे। वहाँ पे वही अंकल आते हैं जो शुरू में जिनके बेटे को मर्डर किया था माखे ने। वो बोलते हैं कि अपनी माँ की खातिर जाके माफी मांग ले। मौला चला जाता है माफी मांगने नथों के पास। वहां पे उसे जाके पता चलता है कि नूरी और जीवा तो पहले ही गए हुए, वहां पे सिर्फ दारो नथनी है। दारो नथनी से होती है मौले की बातचीत। मौला उसको बताता है कि मैं वही बंदा हूँ जिसने सारा कांड किया है। दारो उसे बताती है कि मेरा वीर ते मेरा प्यो ते पहले ही तेरे पिंड चले गए हुए है। तो मौला एक बहुत उम्दा डायलॉग मारता है, वैर दिए सग नू मैं ऐसी फूक मारांगा कि दी तपश तेनू अगले जहान तक आऊगी। मूदा उसी ढाबे में बैठा अपने दोस्तों के साथ। वहां पे आ जाता है नूरी। मूदा उससे पूछता है तुम कौन? नूरी बोलता है कि मैं सिर्फ मौला जट को बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। तो मूदा बड़ा उठ के बोलता है कि मैं मौला जट हूँ। नूरी बोलता है मुझे तो नहीं लगता कि तुम मौला जट हो। नूरी निकालता है कंडासे वगैरह मार मूर के सबको मार देता है। वहां पे दारो आ जाती है अपने बेटे को बचाने के लिए, हाथ वाथ जोड़ती है, लेकिन नूरी बोलता है कि मेरे हाथ से माफी दी लिखी है। मूदे को मार के वहां से चला जाता है। हालांकि मुझे पता था कि मूदा मरना ही था। साइड कैरेक्टर हमेशा मरने ही होते हैं, पता नहीं क्यों। हीरो के साथ वाले हमेशा मर जाते हैं, यही रीजन है कि मेरे साथ कोई खड़ा ही नहीं होता। मौला आ जाता है, मौला सबके जनाजे वगैरह उठते हैं। इतने बंदे नहीं मरे होते जितने जनाजे उठते हैं, पता नहीं क्यों। सबको दफन वगैरह करने के बाद मौले की अम्मी वहां आ जाती है, उसको फारिग कर देती है कि आज से तुम अकेले मैं अकेली। माखा उसका गंडासा देती है और उसको घोड़ा देती है। नूरी और उसके अब्बू जश्न मना रहे हैं मौले को मारने का, और नूरी बोलते ही इस तरह के मौले को मारने पे अगर जश्न करना है तो मैं इस जश्न का पार्ट नहीं बनूंगा, और लानत है उन नथों पे जो इस तरह के मौले से मर के आ गए। नूरी ये बोल के चला जाता है और नूरी के वालिद साहब वहां पे ना जरा मुजरा शुरू करा देते हैं, डांस वांस होता है। वहीं पे एंट्री होती है हमारे हीरो की, दी लेजेंड ऑफ मौला जट की। जो जीवन अथ है वो बोलता है कि तुम हो सरदार जट के बेटे। मौला आगे से बोलता है जो मैं तेरी छाती ते बह के आके तेनू मारूंगा तो उदो दार जट दा पुत की अपना भी प्यो मनेगा। आगे से जीवा साहब बोलते हैं कि अगर तुम मेरी गर्दन तक पहुंच गए ना तो तुम्हें अपना बाप क्या मानना, मैं तुम्हें अपना जवाई मान लूंगा। मौला बंदे मारता है और वहां पे होती है नूरी की एंट्री। नूरी आता है, ताली मारता हुआ फुल खुशी में, आज मुझे मुकाबला करने वाला बंदा मिला है। मौले की और नूरी की लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई के दौरान नूरी के वालिद साहब मौले को पीछे से मार देते हैं और नूरी को आ जाता है गुस्सा। नूरी गुस्से में अपने ही वालिद की गेम बजा देता है और बोलता है कि तुमने मेरी लड़ाई के दौरान क्यों रोका है? तुम लोगों को क्या लग रहा था कि मैं इसको हरा नहीं पाऊंगा? उसके बाद मौला हो जाता है बेहोश। मौले को कर लिया जाता है कैद
मोले के साथ जाके नूरी थोड़ी सी बातें करता है। उसके बाद नूरी सरदार की पगड़ी पहना देता है अपनी बहन दारो नथनी को, और ये देखने के बाद चौधरी अफसर साहब की आंखें फड़कने लग जाती। वो कहते हैं भाई मैंने तो अपने बेटे की मौत का बदला लेना ही लेना है। वो प्लानिंग करते हैं जग्गू के साथ, आज रात को तुम गेम बजा दो दारो की। दारो उल्टा प्यार की तपिश में तपना शुरू हो गई है मोले की, क्योंकि दारो चाहती थी कि उसको ऐसा हस्बैंड मिले जो उसके भाई जैसा हो। रात को जाती है उसके कैद खाने में, उसको बोलती है कि मुझे तुम पसंद आ गए हो, मुझसे शादी कर लो। लेकिन मोला बोलता है नहीं, वही उसका प्रपोजल ठुकरा देता है। बहस के डायलॉग मार के निकलती है, और वहां पे जग्गू के बंदे आके दारो को मार देते हैं, और मोला जट के मुंह के ऊपर कपड़ा डाल के उसको छुड़ा के ले जाते हैं। सुबह को जब नूरी को पता चलता है कि उसकी बहन का रात को मर्डर हो गया, जग्गू उसको बोलता है कि मोला उसको मार के भाग गया। तो नूरी भाई निकल जाता है मोले के गांव की तरफ, अपने पूरे नथों को लेके पूरा उसका गांव तबाह कर देता है। दूसरी साइड पे चौधरी अफजल साहब मोले को बोलते हैं कि तुम्हें एक दूसरा मौका मिला है, ये लो तुम्हारा गंडासा, जाओ जाके बदला ले लो। मोला भी जाता है गाँव की तरफ, वहाँ पे गाँव को पूरी आग वाग लगा दी है नूरी ने। मौत के कुएं में बैठा वेट कर रहा है मोला के आने का। मोला वहाँ पे आता है, अच्छी खासी उनकी वहाँ लड़ाई होती है, काफी ब्रूटल फाइट के बाद मोला जीत जाता है और नूरी को मार के वहाँ से बाहर निकलता है। पूरा गांव खुश हो जाता है। तो सामने जग्गू खड़ा होता है, बोलता है तुमने एक नूरी को तो मार दिया, हम सब नथों को कैसे मारोगे। मोला अपना स्पेशल डायलॉग बोलता है जो सुनने के लिए हम बेकरार बैठे थे, ताड़े सारे मार मार के ताड़ी बोटियां ना लेते लिखूंगा, मोले नू मोला ना मारे ते मोला नहीं मरदा, और मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मूवी की कहानी। अब स्टार्ट करते हैं इसकी बिचिंग। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके दो प्लॉट होल। पहला प्लॉट होल तो ये था कि जब स्टार्टिंग में मोले के अम्मी अब्बू पे हमला किया था जग्गू और नथों ने, तो मोला कैसे बचा, वो सीन हमें नहीं दिखाया गया। सिर्फ एक छोटा सा सीन वहां पे डाल देते कि बाकी कैवलरी या वो अंकल जो मोले को आगे गाइड करते हैं, उन्होंने आके मोले के सामने बाकी नथों को भगा भगू दिया और मोले को बचा लिया। वो सीन नहीं दिखाया गया या मैं मिस कर गया। एक ये चीज मुझे खटकी कि वो सीन क्यों नहीं दिखाया कि मोला कैसे बच गया, बस दोनों माँ बाप के नीचे पड़ा हुआ उठ गया, ऐसे कैसे छोड़ के चले गए जो उसको मारने आए। और दूसरा मुझे एक प्लॉट होल लगा कि नूरी को पता ही नहीं चला मरते दम तक कि उसकी बहन को मोले ने नहीं मारा। देखो एक मेथड होता है गन मेथड। गन मेथड का मतलब है कि मूवीज लाइन में ना जब आप स्टार्टिंग में गन दिखाते हो तो एंड में वो चला के भी दिखानी है। तो जब आपने उसकी बहन मार दी तो उसकी स्टोरी भी उसको पता होनी चाहिए थी मरने से पहले। तो मैं वेट कर रहा था जब उनकी फाइनल लड़ाई हो रही थी नूरी की और मोले की, कि भाई अब मोला बताएगा कि मैंने तुम्हारी बहन को नहीं मारा, अब बताएगा। अब नूरी बोलेगा कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरी बहन को कैसे मारा, तूने मेरे सबसे प्यारे खिलौने को मुझसे छीन लिया। और मोला मारने से पहले उसको बोलेगा कि भाई मैंने नहीं मारा, और फिर उसको मारेगा। एक ये था। दूसरा मेरा जो इशू था वो मूवी के ट्रेलर के टाइम था कि मुझे लगा था कि पंजाबी को पुल ऑफ नहीं कर पाएंगे ये लोग, लेकिन मैं इस चीज में गलत साबित हुआ। पंजाबी को मोस्टली सब पुल ऑफ कर गए, लेकिन इसके बदले एक और मसला था, वो ये था कि डबिंग बहुत क्रिस्टल क्लियर थी। ये अच्छी बात नहीं होती है क्योंकि ब्रूटैलिटी फील नहीं हो रही थी। ऐसा फील हो रहा था कि लोग कैमरे के अंदर घुस के डायलॉग बोल रहे हैं, कोई डिस्टेंस कोई डेप्थ नहीं फील हो रही थी डायलॉग में। पहला डायलॉग जो मुदा बोलते हैं ना, वहीं से भाई ऐसे लग रहा है कि माइक के अंदर घुस के डायलॉग डिलीवरी हो रही है, और थ्रू आउट मूवी में वैसे ही डायलॉग डिलीवरी थी, इतनी शार्प और इतनी क्लियर। ये एक मसला था कि डेप्थ नहीं फील हो रही थी। जैसे अब कैरेक्टर कैमरा से दूर जा रहे हैं लेकिन उनकी आवाज वही लेवल पे क्लियर सुन रही थी कि माइक के अंदर मुंह दे के बोल रहे हैं। इसी वजह से मायरा खान के जो स्टार्टिंग के डायलॉग थे वो थोड़े से क्रिंज फील हो रहे थे, लेकिन फिर बाद में हमारा समझौता हो जाता है उन डायलॉग्स के साथ कि ऐसे ही देखने वाले। फिर तीसरा मेरा इशू है मूवी के जो कपड़े डिजाइन किए जिन्होंने, वो जो टाइम था ना, मे भी थोड़ी क्लीशे बात हो लेकिन अंडरगारमेंट्स नहीं बने हुए थे। लेकिन मैंने 2 सीन में नोटिस किया कि मुझे इनर्स दिखे हैं लोगों के, तो वो सीन या तो कट हो सकते थे या रीशूट किए जा सकते थे ताकि सीन ऑथेंटिक लगे कि भाई उस टाइम में बने, इस तरह के कपड़े डिजाइन ही नहीं हुए थे। हॉलीवुड की मूवी ले लो या गेम ऑफ थ्रोन ले लो, कपड़े इतने अच्छे तरीके, गलतियां उसमें भी हैं, मुझे पता है फाइनल सीजन में स्टारबक्स का कप रह गया था टेबल पे, लेकिन इतने बड़े सीजन में 1-2 मिस्टेक्स हुई हैं, इनमें भी खैर इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं। लेकिन जब हम मूवी की अच्छाइयों के बारे में बात करें तो थोड़ी सी इसकी बुराइयां भी बता दें ताकि नेक्स्ट टाइम जब इसका पार्ट 2 आए तो बिलाल भाई ये मसले हल कर ले। बाकी थ्रू आउट मूवी अपनी ग्रिप बना के रखती है। स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा लिखा हुआ था, डायलॉग बहुत अच्छे थे, सेट पीसेस बहुत अच्छे थे, जो सेट दिखाए गए, जो गांव दिखाए गए वो बहुत उम्दा तरीके से शूट किए गए थे और बहुत अच्छे सेट बनाए गए थे। अगर आज से 200-300 साल पहले आप जाओ तो पंजाब इसी तरह का दिखता होगा। उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके दिखाया गया है। उसके बाद जो महलों के शॉट्स थे वो बहुत अच्छे तरीके
तरीके से दिखाए गए हैं। कैमरा वर्क अच्छा था, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी थी, डायरेक्शन अच्छी थी, बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा था, बीजीएम जिसको कहते हैं वो बहुत अच्छा था। बाकी मैंने जिस तरह अपने स्पॉइलर फ्री रिव्यू में बोला है कि मैं इसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स देता हूँ। मूवी अपने कुछ फ्लॉज के साथ भी बहुत अच्छी मास्टरपीस है। हर मूवी अपने फ्लॉज के साथ भी मास्टरपीस हो सकती है, परफेक्ट मूवी कभी नहीं बनती। ये था मेरा स्पॉइलरी रिव्यू ऑन द लेजेंड ऑफ मौलाना। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि कैसा लगा है, और सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आप नबील वर्स का पार्ट बन जाएं। और पीछे हम सिल्वर प्ले बटन भी लाके लगा लें, और बाकी मूवीज के रिव्यूज और रिएक्शन और बहुत सारे एंटरटेनमेंट वाले कंटेंट और नॉलेज वाले कंटेंट के साथ आपको मिलते रहे। एंजॉय योर लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, आई टेक केयर, पीस।